बहुत दिनों बाद आओ बहन बातें करें। हो ही नहीं पाया, ब्लॉग वाले चैनल से जुड़े हुए हो तो थोड़ी बहुत अपडेट मैंने उसमें दी थी। फिलहाल आज के क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी पूरे सारे कर पाऊंगी, लेकिन अगर नहीं हुए तो करेंगे ये कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसको करते हैं शूट। तो आधे आपको आज मिल जाएंगे, आज आप कमेंट कर पाओगे, और जो सेकंड पार्ट अगर इसका बनाना पड़ा तो उसमें कमेंट ऑफ कर देंगे। देन कंटिन्यूशन भी बना रहेगा और कोशिश करूंगी कि अभी डेली वीडियो चली जाए ताकि जितना डिले हुआ है वो सब कवर अप हो जाए। ठीक है, तो जिन लोगों के लिए आज ये पहली बार एपिसोड देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये चैनल किस बारे में है। यहाँ पर मेनली वुमेन लाइफ से जुड़ी हुई जनरल प्रॉब्लम जो लगभग हर दूसरी महिला की लाइफ में आ रही हैं, उनसे संबंधित प्रश्न, उनसे संबंधित उलझने मेरे व्यूअर्स मुझे भेजते हैं और मैं अपनी समझ के अनुसार उनका सोल्यूशन देती हूँ। खुशी की बात यह है कि जो भी सोल्यूशन मेरे यहाँ से उनको मिल रहे हैं वो काफी हद तक उनकी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्रूव कर रहे हैं उनकी चीजों को, और वो सॉर्टेड होने में हेल्पफुल हो रहे हैं उनको। ठीक है, तो बस यही है, इसीलिए समझिए कि समझती हूँ कि मेहनत वसूल हो जाती है यहाँ बैठ के आपसे जो भी मैं बात कर रही हूँ, अगर उसका कोई सकारात्मक परिणाम आपकी लाइफ में मिल रहा है। ठीक, तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं फटाफट। पार्ट था ये वाला, एपिसोड 155, इसका पार्ट 1। जिन लोगों ने इसमें क्वेश्चन किए थे वो देख लें कि ये वाले आंसर आपके लिए। ठीक है, तो चलो आओ बहन बातें करें। देखो, एक क्वेश्चन आया है कि हस्बैंड फीलिंग नहीं समझते, रोता हुआ छोड़ जाते हैं, कोई बात बताऊं तो बोलते हैं तू पागल है, ज्यादा सोच रहे हैं, क्या करूं? मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ, फिर गुस्सा चढ़ता है, ये मेरी केयर क्यों नहीं करते? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुटा है। आपको केयर करते हुआ आप उनकी इतनी ज्यादा, इसलिए आपको गुस्सा चढ़ता है। आप ये भूल जाते हो कि भले वो हस्बैंड है लेकिन है तो आपसे अलग इंसान ही ना। और जो पॉलिसी बाकी के लिए है कि जो आपका सम्मान ना करे, आपको भी उससे एक निश्चित दूरी बना लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो चीज हस्बैंड पर भी अप्लाई होती है। अगर हमारे पति हमारे साथ ढंग से पेश नहीं आते या हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, या जितनी केयर हम करते हैं उसकी इतनी सी भी नहीं कर रहे। एक तो होता है कि यार एक का आदमी का नेचर होता है वो बहुत ज्यादा केयर करता है, और दो लोग जब भी होते हैं ना तो आप बता सकते हो कि ये इससे ज्यादा प्यार करता है, वो नॉर्मल है। लेकिन हम बिल्कुल टॉप नॉच उनका सब कुछ करके दे रहे हैं, सामने वाला हमें धूल समझ रहा है। तो ऐसी चीजों में ये नहीं है कि हर एक का इलाज रिश्ता तोड़ना होता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए आप एक लाइन तो खींच ही सकते हो, है ना? थोड़ा सा अपने आप को उनसे अलग भी एज्यूम करके देखो, समझ के देखो, उनसे अलग भी आपकी पर्सनैलिटी है। तो अगर वो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे तो आपको भी उनकी एक लिहाज में ही करनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर कोई हमारी भावनाएं नहीं समझता तो उससे भावनाएं कहना पत्थर में सिर फोड़ने के बराबर है। मैं मानती हूँ कि ये जब पति के बारे में होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब अपने पति से ही बात नहीं कर सकते तो किससे करेंगे। लेकिन भैया अगर ऐसी सोल्यूशन, मतलब कोई वहां से निकल नहीं रहा, ऐसी अगर दिक्कत आ गई है लाइफ में, ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हमारा पति है, ठीक ठाक चल रहा है लाइफ, लेकिन हम उनसे बातें शेयर नहीं कर सकते इमोशनली, वो हमें समझते नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपको उनसे बातें शेयर नहीं करनी इस उम्मीद में कि वो आज समझेंगे कल समझेंगे, आप शेयर करते रहो। नहीं, आपको रुकना होएगा, अपनी प्रॉब्लम्स का हल खुद निकालना होएगा। जब आप धीरे धीरे अपने आप में हो जाओगे ना कैपेबल, सामने वाले को दिखता है कि इसको इमोशनली किसी की अब जरूरत नहीं है, ये अकेले में मस्त रहती है, अपनी प्रॉब्लम का खुद हल निकाल लेती है, तब आपकी वैल्यू भी होगी और आपकी बात को सुना भी जाएगा। आप कुछ कहोगी तो उसको कंसिडर करा जाएगा कि ये कुछ कह रही है तो सुन लो, करके देखना ये चीज। लेकिन आप मतलब ये है ना, हम रो रहे हैं, रो रहा है आदमी, कुछ बात ही होगी ना, भले वो तुम्हारे लिए बड़ी है। जैसे मैं यहाँ कहती हूँ कि सुनने वालों को लगेगा कि ये भी कोई सवाल है पूछने के लिए, लेकिन जो अटका हुआ है भाई उसके लिए बड़ा है, तभी तो वो कहीं कमेंट टाइप कर रहा है। तो सेम चीज है, पति ने तो कह दिया कि तू ज्यादा सोचती है, लेकिन कुछ होगा ना, किसी को शौक थोड़ी पड़ रहा है फालतू की चीजें सोचने का। सबको अच्छा लगता है चिल मारे, अपनी लाइफ में सॉर्टेड रहे, मजे करे। लेकिन अगर हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अटके हुए हैं कहीं, अब हमारा पति नहीं समझ रहा, तो उस अटक से हमें खुद ही निकलना होएगा। एक बार आप निकलने लगोगे ना तो फिर उन्हें समझ में आ जाएगा, जिस दिन उन्हें ये चीज हिट कर गई कि इसको मेरी जरूरत ही नहीं है,
उस दिन आप लिख के ले लो, उस दिन आपकी कदर होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप अकेली अपने लिए काफ़ी हो। अगर कोई साथ दे रहा है, बहुत बढ़िया है, नहीं दे रहा, तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट, मेरी सास ने मुझे कभी नहीं चाहा, जब ये शादी हुई ढंग से बात तक नहीं की। अब हस्बैंड की जॉब आउट ऑफ कंट्री है, अब बोल रही थी मुझे आना है, तो हस्बैंड ने टिकट कर दी। मुझे कल से घबराहट, स्ट्रेस हो रहा है। 3 मंथ कैसे डील करूंगी? मुझे तो पति के साथ कभी रहने नहीं देती, अब किस मुंह से आ रही हैं? जेठानी की जिंदगी भी खराब कर दी उसने, मेरी भूख प्यास सब बंद है। आके यहाँ खर्चा भी बहुत करवाएंगी, आई नो। देखो आप ना, हो सकता है जो आप कह रही हो एग्जैक्टली ऐसे ही हो, लेकिन ऐसे किस्से मैंने देखे हैं कि जब हम किसी के आने से पहले ही बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं, और मेरे सामने जब ये बात आती है तो मैं यही कहती हूँ कि पहले से पहले ना एज्यूम मत करो चीजें, आ जाने दो, बी टेक्निकल राइट। और हो सकता है कि सामने वाला उस तरीके से करे ही ना जैसा आप सोच रहे हो, और हमेशा यही होता है कि वो इस तरीके से रिएक्ट ही नहीं करता जिसको लेके वो डर रहे थे। अब जब आप वहां थी, नई नई शादी हुई थी, तब सास का जो भी रवैया रहा हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि वो अब ऐसी ही रहें। हो सकता है बिल्कुल अपसाइड डाउन बिहेव हो जाए। और अगर वो पहले जैसा भी रखती हैं, तो मेरा सजेशन आपको यही है कि बजाय आप उनसे कुछ बोलो, कहो, पति से शिकायत करो या वहां करो, आप बिल्कुल शांत रहना, ये सोच के कि 3 महीने की कड़ी परीक्षा है मेरी। आप बिल्कुल चुप लगा जाओ। जब उधम मचाएंगी घर में तो आपके पति को भी नजर आएगा, खर्चा करवाएंगी आपके पति को भी दिखेगा। करने दो, है ना। आप जितना हो सके चुप रह के, जैसे कड़वी दवाई पी जाते हैं ना, बस 3 महीने की बात है, ये अच्छी चीज है ना, तो आप ये सोच के रुक जाओ। और मैं भी पॉजिटिव रहो, क्या पता ऐसा कुछ हो ही ना। जब सामने से कुछ आए तब की तब देखना कि अब क्या करना है, लेकिन पहले से डरो मत। नेक्स्ट, यार मैं अपनी लाइफ से बोर हो गई हूँ, सिर्फ बच्चा पालो, घर के काम करो, कुछ समझ नहीं आता, कब जिंदगी जियोगी अपनी। और इस पे बड़े मजे मजे के कमेंट भी आए हैं कि सबका यही हाल है। पर देखो, शादी करना, बच्चे करना, और फिर अपने बच्चों को पाल के बड़ा करना छोड़ा तो जाता नहीं, चाहे हम कितने परेशान हो रहे हो। वो बेसिक इंस्टिंक्ट है माँ के। तो ये सब चीजें ना पार्ट ऑफ लाइफ है। और आपकी जो लाइफ है, मैं मानती हूँ, आप पेपर पे लिख लो कि अगर आप अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहो तो वो क्या होगी। करके देखना एक बार, आप लिख लो कि आपकी ड्रीम लाइफ क्या होगी, क्या उसमें आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे उस लाइफ में, है ना। तो आप ना ईमानदारी से लिखना, वो किसी के साथ शेयर मत करो, ना यहाँ ना किसी और के, अपने पति के साथ भी कोई जरूरत नहीं उसको शेयर करने की। आप सिर्फ अपने मन से अपने आप एक पन्ने पर लिख लो कि अगर आपके ऊपर कोई बंधन ना हो, कुछ ना हो, तो आपकी ड्रीम लाइफ क्या होगी। एक बार अपने मन को टटोल तो लो, एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। करके देखना, मैं इसमें आपको कोई सलाह नहीं दूंगी, आप इसमें करके देखो। जिन भी लोगों को ये लगता है कि यार यही लाइफ है क्या, कैसे जिएंगे अपनी लाइफ, तो वो जो अपनी लाइफ है ना, आप लिख लो एक कागज पे कि आपको क्या चाहिए, जिसको आप अपनी लाइफ कहोगे। और जब आप लिख लोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कमी है, या कुछ कमी है ही नहीं, सिर्फ आपको लग रहा है, या जिन चीजों में आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रही हो, एक्चुअली वो आपके ही निर्णय है। आपने चुनी है वो लाइफ, एंड अब आप उसी को जी रहे हो। कई बार ये भी रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो एक प्रत्यक्ष चीज आपको नजर आ जाएगी, क्लियर थॉट हो जाएगा आपका कि हाँ भाई मेरे को अपनी लाइफ में ये चाहिए। और जिस दिन आपको ये क्लियर पता होता है ना आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या, उस दिन उसको पाने के रास्ते अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल फिजिक्स के नियम की तरह सच बात है। तो जब ये होता है ना, मैं अपनी लाइफ कब जीऊंगी, मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ, जब भी कोई मेरे से ये बात पूछता है कि ऐसे कैसे चलेगा, या मैं खुद कहीं अटक जाती हूँ कि मैं अपनी लाइफ, मुझे एग्जैक्ट पता है मेरी लाइफ यही है, यही मेरी ड्रीम लाइफ है, मैं जी रही हूँ उसको। और इसके अलावा भी कोई और इच्छा मन में आती है कि ये करने को मिलता तो बढ़िया रहता, तो वो करने को मिलता, अगर मेरी गुंजाइश में है, मेरी हैसियत में है, तो मैं वो कर लूंगी कि अच्छा मेरा ये करने का मन है, चलो ये कर लेते हैं। और अगर वो मेरी गुंजाइश से बहुत बाहर का है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास हो तो अच्छा लगेगा मुझे, मैं खुश हो जाऊंगी, उनको भी लिए भी अगर मुझे क्लियरली पता है कि मेरे को क्या चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत कर लूंगी।
अगर वो मेहनत की चीज नहीं है, वो प्रार्थना की चीज है, तो मैं अपनी पूजा के टाइम पे भगवान जी को बोलूंगी कि मुझे ये चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली पहले हमें पता तो हो कि हमें चाहिए क्या। तो आप पहले लिख लो एक बार, आप और आपके जैसे जिनके भी मन में सवाल आता है वो भी। नेक्स्ट, दीदी मेरा नाम सर्वेश है और मैं हरियाणा से हूँ। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और भाई नहीं रहे। हम 2 बहनें हैं। मेरे एक लड़की है 17 साल की। कम उम्र में ही हमारी शादी हो गई थी। ससुराल में मेरी सास और ससुर बेटी को ज्यादा मानते हैं। मेरे से कुछ बात नहीं करते, ना ही मेरे को कुछ बताते हैं। मेरे पति पहले ठीक थे, लेकिन अब ज्यादा ड्रिंक करने लगे हैं। मैं किससे बात करूं, किससे कहूं, समझ नहीं आता। छोटी छोटी बातों पर अब मुझे सुनाने लगते हैं। बेटी भी पढ़ाई के लिए बाहर है। अब मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। सास ससुर ननद को ज्यादा मानते हैं क्योंकि उनके पास लड़का है, मेरे पास नहीं। मैम प्लीज मेरे को रिप्लाई देना, मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो। मैं आपके ब्लॉग रोज देखती हूँ। आपको सुनने के बाद मेरा मन हल्का हो जाता है। प्लीज दीदी मेरे को कुछ बताएं। देखो, जो आपकी स्थिति है वो अभी नई नई नहीं बनी है ना। आपकी लाइफ ऐसी ही चल रही है, लेकिन सडनली ये है कि आपके मम्मी डैडी, अब वहां पर भाई नहीं है, मम्मी नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मेरे पीहर में भी कोई नहीं है और ससुराल में भी कोई नहीं है और मेरी लड़की चली गई पढ़ने, अब मैं क्या करूं। ये आपको अकेलापन फील हो रहा है। बाकी परिस्थितियां जैसी थी वो पिछले कई सालों से वैसी ही हैं। ठीक है। अब क्योंकि आप इतने डिप्रेस हो सकता है आपके व्यवहार में भी चेंज आ रहा हो, इसलिए आपके पति पहले से ज्यादा ड्रिंक भी कर रहे हैं और आपके ऊपर वो अपना वो भी उतार रहे हैं, है ना। दूसरी चीज क्या हो रही है, जो बेटा नहीं होता ना जिनके, उनको कई बार ऐसा लगता है कि जिनके बेटा है उनकी ज्यादा पूछ हो रही है, या फिर जब स्पेशली हस्बैंड जब वो टिकने लगेंगे तो उनको लगने लगता है कि यार मेरा बेटा होता तो मेरी जगह कुछ कर लेता, है ना। ये चीज आने लगती है। तो हो सकता है आपके हस्बैंड को भी शुरू में ये चीज ना इतनी खली हो, लेकिन अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, बेटी बड़ी हो रही है या औरों के बेटे को देख रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये चीजें आ रही हो, इसलिए उन्होंने ड्रिंक करना बढ़ा दिया। तो ये टाइम मेरे हिसाब से आपको एक दूसरे का सपोर्ट बनने का है। लड़की चली गई है और अगर हस्बैंड इस रीजन के अलावा और किसी रीजन की वजह से ही चेंज हुए हैं, तो देखो, हमें ये लगता है हमारी लाइफ ना बच्चों तक सिमट गई, और जब बच्चे पढ़ने चले गए, छोड़ने चले गए कहीं, तो हमें लगता है कि बस इतना ही था, अब हम क्या करें। जब हम पूरी तरीके से बच्चों में लगे हुए रहते हैं ना, तो होता यह है कि जब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या अलग हो जाते हैं, या मतलब जब भी उनकी अपनी गृहस्थी शुरू होती है ना, सडनली माँ बाप को लगता है कि अब क्या करें, क्योंकि वो तो सुबह से रात तक अपने बच्चों के पीछे घूम रहे थे। इसीलिए मैं हमेशा समर्थन करती हूँ, आपकी अपनी लाइफ, बच्चे पालो, घर संभालो, पति को संभालो, सब कुछ करो, सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपनी लाइफ आपकी क्या है, उसके लिए कुछ भी करते रहो, जिसमें आप किसी रिश्ते से नहीं, आप अपने नाम से जाने जाते हो। तो आपके पास कहना चाहिए, कुछ करने के लिए होना चाहिए। तो अभी भी लेट नहीं हुआ, आप कुछ भी नया करना शुरू कर दो, अपना ध्यान बटा लो इधर उधर, कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो आप काम करना शुरू कर दो, कुछ और बाहर, जिसकी वजह से आपको जाना पड़े, 4 लोग आपको आपके नाम से जाने, तो देखना सब चीजें बदल जाएंगी। अब आप उसी 4 दीवारी में उन्हीं 4 लोगों के साथ रह के बार बार सेम चीज घूमती जा रही है, तो वो बात में बात होती कुछ नहीं है, लेकिन हम उसमें फंस के रह जाते हैं। ये हुआ है। तो मेरी सलाह अगर मैं आपको दूं ना, तो सिंपली है, ज्यादा मत सोचो कि पीहर में कोई नहीं, ससुराल में कोई नहीं, आप अपने साथ हो, उतना काफी है। आप कुछ कर सकते हो बाहर निकलने का, कुछ अपना जुगाड़ तो वैसे करो कि जिसके बहाने आप बाहर निकलो, काम करो, कुछ सीख लो, किसी भी बहाने से कोई विमेन ग्रुप ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, ताकि आप एक तरीके से लग जाओ। ऑनलाइन कोई चीजें अपने घर में सीखना वो है, मतलब अपना एक रिदम बना लो कि हाँ मेरा रूटीन है ये, आप अपने आप में व्यस्त हो जाओगी, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। नेक्स्ट, राधे राधे मेरी प्यारी दीदी, शादी का 6 साल हो गया, मेरे से रिश्ता कोई नहीं रखता, ना सास ससुर ना हस्बैंड, मैं अकेली रहती हूँ, पति का ट्रांसफर वाला जॉब है, पति आज तक कभी भी ओपन बात नहीं करते, हर बात छुपाते हैं, छुप कर बात करते हैं, कभी स्टैंड नहीं लिए इतने सालों में। अभी सास की तबीयत खराब है तो पति झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि जाओ जाकर सेवा करो, तुम नहीं करोगी तो बिना पति के रहोगी, मैं अपने माँ बाप का सेवा लास्ट तक करूंगा, उसके बाद मेरी जवानी बचेगी तब मैं सोचूंगा तुम्हारे लिए। हमेशा पति बोलता है मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे लिए झगड़ा करे या मुँह दिखवाए, और भी बहुत कुछ दी, प्लीज रिप्लाई दी, क्या करूं। देखो, ये कोई बात नहीं होती। मैं अपने माँ बाप के मरते दम तक सेवा करूंगा तो तू कर लेना जाके, फिर हम कहाँ से आए।
भाई एक बहू अपने सास ससुर की सेवा क्यों करती है? क्योंकि उसका पति उससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका पति खुश होगा कि उसके माँ बाप की सेवा हो रही है। अब तुम पति हो के जब हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें खुश करके हम क्या उखाड़ लेंगे तुम्हारा? अभी भी तुम किसी काम के नहीं हो, मुंह फुलाए घूम रहे हो, तो माँ बाप तुम्हारे, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, सेवा मैं करूं क्यों भाई? फेरे लिए थे या नौकरी का एग्रीमेंट लिया था? लॉजिक ही नहीं है इन बातों का। जो एक अच्छा पति नहीं है उसके माँ बाप के लिए हम सेवा करें, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सीधी सी बात। या फिर सास ससुर इतने बढ़िया हो कि चलो हमारा पति हमारे साथ बॉन्डिंग नहीं रख रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो हमें माँ बाप की तरह प्यार कर रहे हैं, माँ बाप से बढ़ के ना भी सही, तो एक बहू का और सास ससुर का अलग से भी हो जाता है अटैचमेंट। ऐसी बात नहीं है कि पति से अलग भी एक बहू का रिश्ता होता है कि हाँ भाई उसे अपने सास ससुर से वो प्यार स्नेह मिला एंड वो अपने मन से करती है, या तो वो चीज हो। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, बिना पति के रहोगे तो सीधी बात है, जब आप कह रहे हो कि पति साथ ही नहीं रहते, कि अभी कौन सा साथ में रह रही हूँ? जिसको सेवा करनी है अपने माँ बाप की खुद करे आके, बस सीधा सा हिसाब तो ये है। बिगड़ने के लिए जब कुछ है ही नहीं और पहले ही सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो डर काहे को रही हो फिर? इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? ये इतना सा धागा सा रिश्ता जुड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा ये भी टूट जाएगा, टूट जाए। ऐसी जिंदगी से क्या ही फायदा है यार। नेक्स्ट, दीदी बताने को तो बहुत कुछ है लेकिन कमेंट बड़ा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बच्चा करने के लिए मना कर रहे हैं हमेशा के लिए, और मेरे पास भी नहीं आते, मुझे भी लेके नहीं जाते, लेकिन अपने घर का पूरा काम कराते हैं, मम्मी पापा की भी इज्जत करने को कहते हैं। अपने को दीदी मुझे क्या करना चाहिए ताकि डिवोर्स भी ना हो और मेरी लाइफ भी सही हो जाए, नौकरानी वाली ना रहे? मेरे पापा मुझे अपने पास बुलाने के लिए मना करते हैं कि वहीं रहना है, कुछ भी हो, जॉब करी तो ये मुझे रखेंगे नहीं, और अकेले मैं कहाँ रहूंगी, प्लीज बताओ। देखो जी, जब वो आपकी बात नहीं मान रहे, भैया शादी केवल ये कोई सतयुग तो है नहीं कि फेरे हो गए, पति हमारा देवता हो गया, उसके माँ बाप की सेवा करते करते हम मर जाएं, चाहे पति हमें बिल्कुल न गांठे। वही पिछले प्रश्न वाली बात। एक रिलेशन है जिसमें हमारी सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल जरूरतें पूरी होती हैं, पति पत्नी दोनों की म्यूचुअली, इसीलिए विवाह संस्था चल रही है। ठीक है, बनाई भी इसीलिए गई होगी। अब ये चल रही है, चल रही है, लेकिन अगर इसमें से आपने इन तीनों पार्ट में से एक को भी हटा दिया, है ना, और ज्यादातर शादियों में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का तो नाम ही नहीं होता, मैंने जो देखा है ना। जरा सा मतलब एक का पलड़ा भारी होएगा, जो जरा सा कुछ कह दिया उसने, बस दूसरा फूल के बैठ गया। कई बार पत्नियां टॉर्चर कर रही होती हैं पति को, कई बार पति टॉर्चर कर रहे होते हैं पत्नियों को। इमोशनल तो कई जगह से मिसा, उसके बिना फिर भी शादियां चल रही हैं, बच्चों का मुंह देख के, समाज का मुंह देख के। लेकिन फाइनेंशियल और सेक्सुअल, अगर ये भी टर्म्स आपके नहीं है तो वो शादी अधूरी है। ठीक है। अब एक तरफ जब वो ये वाला रिश्ता रखने को मना कर रहे हैं, तो फिर मैं उनके घर वालों की सेवा करूं, ये करूं, वो करूं, क्यों? आप उस चीज को मना कर रहे हो, मैं इस चीज को मना कर रही हूँ, सामने चौड़ में बात है, बोल दो कि भैया मेरे साथ यही संबंध कोई नहीं रख रहे किसी भी तरीके का, तो मैं क्या यहाँ पे मतलब फेरे लेके यहाँ पे सेवा करने के लिए आई हूँ क्या? पत्नी का हक तो मिले, फाइनेंशियल भी मिले, फिजिकल भी मिले, इमोशनल भी मिले, तो फिर पत्नी की जिम्मेदारियां हम निभाएं। लेकिन पति होने की जिम्मेदारी वो कुछ ना निभाएं, हम पत्नी होने के नाते बहू भी बन जाए, नंद की भी सेवा करें, सास की भी, ससुर की भी, तो भाई ये तो बेईमानी है ना, ऐसा तो नहीं चलता। और नहीं रख रहे पियर वाले, ना रखें, आप उसी घर में रहो, अपनी बात रखो, तरीके से रखो, बदतमीजी बिल्कुल करो मत, लेकिन लॉजिक से बात करो कि भाई एज अ पति उनके भी तो कुछ फर्ज हैं। जब वो अपने फर्ज निभाना शुरू कर दें, मैं अपने फर्ज निभाना शुरू कर दूंगी, नहीं तो रह ही रहे, भाग के थोड़ी आई हूँ, शादी करके लाए हो, रहूंगी तो हूं ही। ये थोड़ी है यार, ये ससुराल के मकान में रहने का किराया होता है कि उनके घर वालों की सेवा करोगे तभी रहोगे, नहीं तो चले जाओगे। ये हमने खुद अपने ऊपर डाली हुई है ये चीजें, कानूनन कोई निकाल नहीं सकता इस बात को कह के कि जी हमारी सेवा नहीं कर रही इसलिए हम तो इसे निकालेंगे। तुम्हारे पास भी कहने के लिए चीजें हैं कि इनका पति, इनका बेटा मेरे साथ पति पत्नी वाला मेरे कोई सम्मान या हक नहीं दे रहा, मेरी भी तो कुछ मांगे होंगी ना, तो वो पति का धर्म निभाए, हम पत्नी का निभा लेंगे, ये होगा सीधा हिसाब तो। पर अपना धर्म निभाना नहीं है, दूसरे को सारी बातें बतानी है, तो दूसरा फिर क्यों सुनेगा? नेक्स्ट, मैं अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ। मैं बिहार से हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे एक बहन है जो बीएड, एमएससी, बीलिस
CTET बोथ पेपर STET पेपर क्वालिफाइड है और हम लोग बेरोजगार लड़का भी ढूंढ रहे हैं उसकी शादी के लिए, तो वो 10 लाख डिमांड कर रहा है। हमारे घर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे पापा बीमार है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं कैसे उसकी शादी होगी। उसकी नौकरी लग जाने दो, शादी की इतनी जल्दी करो ही मत, और फिर बेरोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी वाली लड़की होगी तो अच्छी जगह से खुद रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। इतनी जल्दी मत करो, और हो सकता है इसीलिए नहीं बात बन रही क्योंकि जितने भी लड़के आ रहे होंगे वो उसके योग्य ही नहीं होंगे। मेरी शादी में बहुत लेट हुआ था, 1 साल मेरी मम्मी धक्के खाती रही, है ना, और कहीं ना कहीं मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस टूट गया कि यार कितनी जगह से मना हो रही है या कैसे कैसे रिश्ते मिल रहे हैं, ये क्या है। मतलब मेरी मम्मी बचपन में ऐसे कहती थी कि मेरी गुड़िया को तो कोई मांग के ले जाएगा, इतनी प्यारी सी है, हैं, और एंड में सबसे ज्यादा धक्के उन्हें मेरे लिए ही खाने पड़े। तो मैं कहीं ना कहीं मतलब भगवान जी से भी गुस्सा सी रहती थी कि मतलब ये क्या है, मतलब मेरी माँ भी इतना परेशान है और मेरा अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट रहा है कि इतनी जगह बात हो रही है, बात ही नहीं बन रही भाई। लेकिन अब समझ में आता है ना कि जिन जिन जगह पे बात हुई, जो भी हुई, मतलब जो मेरे अब हस्बैंड है, अगर इनकी जगह पे कोई भी और होता ना, तो आज मैं जैसी हूँ जो हूँ आपके सामने आप देख रहे हो, मैं वैसी ना होती। तो मेरे लिए जो बिल्कुल बेस्ट था ना, वो भगवान ने कहना जब समय आया तब उनसे मिलवाया, उन्हीं से बात हुई। अब उससे पहले मैं, मेरी माँ, चाहे कितनी भी जगह गए, धक्के खा रहे हैं हम, लेकिन नहीं हुआ रिश्ता। तो बात वही है, अब आपकी बहन इतनी क्वालिफाइड है तो जब उसके लायक कोई जो सच में होगा ना, जब वहां होगा वहां अपने आप बात बन जाएगी। उनकी नौकरी लग जाने दो, भगवान से प्रार्थना ये करो बजाय शादी के, और जब जॉब लग जाएगी तो अच्छा रिश्ता मिलेगा। नेक्स्ट, दी हम 3 बहुएं हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे सास ससुर ने जो गहने बड़ी बहू को चढ़ाए वही बीच वाली को चढ़ा दिए, फिर मुझे भी वही चढ़ा दिए नई डिजाइन करवा के। मुझे 2 छोटी छोटी जैसे रिंग और बाली एक्स्ट्रा भी चढ़ा दी, पर अब बीच वाली बोल रही थी एक दिन कि उसका सारा गहना मुझे चढ़ा दिया। मैं कुछ नहीं बोल पाई, वो गहना मेरे पास भी नहीं है, सास के पास है, बट उसे लगता है मुझे ज्यादा दिया है। वो हर बार टॉन्ट करती है, बताओ मैं उन्हें क्या बोलूं। बोलो मम्मी से पूछो, मेरे पास कौन सा रखा है। तुम्हारी भी फोटो खींचने के लिए तुम्हें मिला था, मेरी भी फोटो खींचने के लिए मुझे मिला था। 2 बात यही बोल दो ताकि उन्हें लगे कि हाँ आप और वो सेम पायदान पे ही खड़े हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो ना वो कोई स्पेशल है। और रही बात यह कि जो एक्स्ट्रा चढ़ाया था कि पास तो मेरे एक भी नहीं, तुम्हें भी फोटो ही खींचनी थी, मेरी भी फोटो ही खींची हुई बस। अब वो उन्हीं के पास है, उनसे जाके बात करो, मेरे पास कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, दी कॉपी करने वालों से कैसे डील करें जो सिर्फ आपका लुक या कपड़े ही नहीं बल्कि आपकी लाइफस्टाइल, रिचुअल्स, घर के देवी देवता होते हैं वो भी कॉपी करें। एंड ये कॉपी इसलिए नहीं कि उनको फेथ है, बल्कि आपको दिखाने के लिए कॉपी किया जाए। ऐसे लोगों का क्या किया जाए, वो लोग आपके ट्रू फैंस हैं। इसमें मैंने कभी स्टार्टिंग में कमेंट, पूरा वीडियो मतलब बनाया था इस पे, टाइटल ही यही था, जो कॉपी करने वाले होते हैं ना वो एक्चुअली आपके डाई हार्ड फैन होते हैं। तो वो आपकी मिल्कियत है, उन्हें देख के खुश होए करो कि देखो, उन्हें देख के जलने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली आपके फैन हैं जो आपको अपना आइडियल मानते हैं, भले वो कहें ना कहें, लेकिन वो अपने एक्शन से प्रूव करते हैं। तो उन्हें देख, जब आप इस नजर से देखोगी ना तो आपको खुशी होगी उनको कॉपी करते देख के, बल्कि उस दिन बुरा लगेगा जिस दिन वो कॉपी करना बंद कर देंगे। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। नेक्स्ट, मैम आई हैव जेन्युइन क्वेश्चन। लोग मेरे को भोली बोलते हैं, दुनिया की समझ नहीं। पहले मैं इग्नोर करती थी बट अब ये हर जगह सुनने को मिलता है। वो लोग आपस में जानते भी नहीं एक दूसरे को, तो मेरे को लगा मैं सच में भोली हूँ, तो मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया एंड अभी पीएचडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। और रही बात भोले की, तो देखो भोला मतलब अगर आपको हर दूसरा आदमी कह रहा है ना, देखो सिंपल सी बात है, जब हम छल कपट से दूर होते हैं ना, तो कुछ इंसान हमारा शायद नुकसान करने की कोशिश करें और शायद कर भी जाएं, लेकिन जो छल कपट से दूर रहता है उसका साथ भगवान देता। तो हम कहीं से कहीं तक भी नुकसान में फिर भी नहीं है। अगर हमें नहीं आता कि मतलब कैसे किसी का पागल बनना है या कुछ भी है, अगर हमें नहीं भी आता तो भी भगवान सब संभाल लेते हैं।
तो अगर आप सीधी हैं, आप भोली हैं, आपको छल कपट समझ में नहीं आता, इट इज ओके, लेकिन ट्राई ये करो कि कम से कम हमें इतना ना आए कि हम दूसरों के साथ छल कपट कर सके, लेकिन इतना समझ जरूर आ जाए कि कोई हमारे साथ कर रहा है तो हम उसको पकड़ सके। इतनी चालाकी थोड़ी सी सीख लो, है ना। अब वो चालाकी कोई बैठ के आपको दो के पहाड़े की तरह सिखाएगा नहीं। आपकी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस आपके हुए हैं, कुछ भी हुआ, उनमें से ना खाली मत जाने दो, हर चीज से सीखते जाओ। अभी मैं, लोगों को लगता है शुरू से कि ये तो बहुत तेज है, ये तो बहुत चटपटी है बोलने में, ये है वो है, लेकिन कितनी बार ऐसी कंडीशंस आई हैं, एक्सट्रीम आई है मेरी लाइफ में, कि मेरे मुंह पे मतलब यही बात आती थी सिंपल कि यार मैं कितनी बौड़म हूँ। सामने वाले का तेजपना, सामने वाले के दुधारीपना, सामने वाले का मतलब सामने वो कुछ कह रहा है, जस्ट 2 मिनट बाद पीछे वो इस तरीके से फ्लिप करते हैं बातें कि आज भी इस कंडीशन में, अभी आज के दिन की बताऊं ना, तो मतलब परसों तक की भी बात, कि मेरा मुंह यूं रह जाता है कि यार, मतलब मैं घर आके भी गई थी, मैंने कि यार मैं कभी भी इस दुनिया के लायक पूरी तरीके से नहीं हो पाऊंगी। मैंने कहा कितना ज्यादा वो है कि आदमी यहाँ कुछ कह रहा है और सामने कमरे में जाते ही कुछ और बात कर रहा है, और बिल्कुल अल्टरनेट, और माथे पे शिकन भी नहीं है। तो भाई दुनिया ऐसी ही है। तो मैंने क्या सीख लिया कि मैंने मतलब मैं इतना नहीं आगे बढ़ रही ना, मुझे लगता कि ये कोई फायदे की चीज है कि मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बातों को मैनिपुलेट करूं, या फिर झूठ बोलूं, या सामने कुछ कह रही हूँ पीछे कुछ कह रही हूँ, जो मुझे कहना सामने कह दूंगी, अगर नहीं कहना तो फिर मैं पीछे भी क्यों डिस्कस करूं, बात वो है। ऐसे चल रहा है मेरा काम, अभी तक चल रहा है, तो मैं आपको भी ये सलाह दूंगी कि चल जाता है, ठीक है। लेकिन इतनी दिमाग जरूर रखती हूँ तेज, कि जब ये इस तरीके के लोग हैं ना कि इधर बात कर रहे हैं उधर बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि अगर आज ये पीठ पीछे मुड़ते इसकी बुराई कर रहे हैं, तो कल को मेरे साथ भी ये करेंगे। तो आपको किसे कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना, वो थोड़ा आपको देखना आना चाहिए। जैसे सिंपल मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ ना, बाहुबली का या महाभारत, अभी में हम देख रहे थे पांडवों का, कि ठीक है आप शक्तिशाली हो, सब कुछ हो, आप सच्चे दिल के हो, आप धर्म पे चलते हो, लेकिन आपको सामने वाले की कुटिलता समझ में आए, इतना तो कुटिलता का ज्ञान होना चाहिए। हम करें ना, लेकिन हमें बचना आना चाहिए। तो बचना आपको धीरे धीरे ऐसे ही आएगा, जो जो आपकी लाइफ की जितने भी इंसिडेंट होते हैं, आपके सामने जो जो चीजें होती हैं, आप नहीं भी हो सीन में लेकिन सामने किसी को करते हुए देख रहे हो, यही चीजें तो मैंने बिग बॉस से सीखी बहुत। तो आप ना उसमें देख के समझ सकते हो कि अच्छा ये है, इस कंडीशन में देखो ऐसे कर जाते हैं लोग, या ये कर रहा है तो ये कितना बेकार लग रहा है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप देख देख के सीख जाओगे जब सीखना शुरू करोगे, ठीक है ना। लेकिन एक होता है कि मुझे तो जाना ही नहीं उस चीज में, मुझे पसंद नहीं है, वो फिर नहीं सीख पाता इंसान। हमें एडमिट करना चाहिए कि हमें कम से कम इतनी चालाकी सीख लेनी है कि कोई हमारा उल्लू ना बना जाए। सिंपल एक लाइन में ये है। नेक्स्ट, दी राम राम, मेरी दो बेटियां हैं, एक 6 और दूसरी 4 की। मेरी जल्दी बात नहीं सुनती, सुनती कब है जब मैं उन्हें मैम का बोलूं, या जो बोल के मेरी बात नहीं करूंगी, या नानू घर चली जाऊंगी तब। बड़ी वाली तो फिर अपने पापा से बोलेगी मम्मा बात नहीं करती, रोने लग जाएगी, फिर मेरा मन पसीज जाता है। बड़ी वाली को फैशन का भी अभी से क्रेज हो रखा है, जिसे देखकर छोटी भी वैसे करने लग जाती है। मुझे उनके साथ टाइम जितना मिलता है उसमें स्टडी तो हो जाती है, बट चीखना चिल्लाना ज्यादा होता है। मैं कैसे हैंडल करूं, दोनों मुझे बोलती भी हैं प्यार से बोला करो, मैं तो हमेशा यही ट्राई करती हूँ, बट उनकी हरकतों से गुस्सा आ जाता है, फिर चिल्ला देती हूँ, जो कि गलत है, बट कंट्रोल नहीं रहता। प्लीज सजेस्ट, थैंक्स एंड लव यू। देखो, जब टाइम कम होता है ना, और जो टाइम है बचा खुचा वो भी स्टडी में चला जाता है। मैं खुद इस चीज से स्ट्रगल करती हूँ कि न पातुला टाइम मिलता था, अभी इस चक्कर में तो ट्यूशन लगा दिया। जो मिल भी रहा है वो उनके पढ़ाई के लिए मिल रहा है, और उसमें मैं फिर चिल्ला रही हूँ कि ये नहीं, मतलब वो माँ वाली बात तो नहीं हो रही ना, मैं फिर टीचर बन के बैठी हुई हूँ कि ये करा नहीं करा ये वो। तो पूरा पूरा दिन हो गया बच्चों की और मेरी, ऐसी कोई मस्ती वाली बात नहीं हो रही, मुश्किल से 10 मिनट हो रही है। खाना खा रहे हैं तब टीवी चल रहा है, टीवी बंद कर दे तो भी बोरिंग लग रहा है, कि मुझे भी आदत है खाने के साथ टीवी देखने की। तो कुल मिला के मतलब हम साथ हैं, लेकिन साथ कोई बात नहीं हो रही अभी। वो होता है जब आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, किन्हीं भी रीजंस की वजह से, हो सकता है आपका घर का काम इतना ज्यादा हो, तो चिल्लम चिल्ली होती है, लेकिन
कोशिश करोगे धीरे धीरे तो कम हो जाएगी। कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालोगे। अब जब से मैंने इनका ट्यूशन लगा दिया, कम से कम पढ़ाई की चिल्लम चिल्ली खत्म। थोड़ा बहुत कभी सुनाती हैं, ठीक है। अब घर के काम के लिए थोड़ा बहुत टोकना पड़ता है, लेकिन फिर भी मौके मतलब ऐसे मिलने लगे कि हाँ, जब हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो ये नॉर्मल है। देखो, बहुत सारी मम्मियां इस चीज से स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन बात ये है कि कंट्रोल आपके ही हाथ में है। आपको पता है कि ये होगा, ढील छोड़ के देख लो, थोड़ा सा पढ़ाई में कम करेंगी। अब मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई, सब कुछ हुआ, इस बार पेपर में इतना ज्यादा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई, इतनी देर देर से आ रही थी, फिर घर के लिए भी काम मिल रहा था। 10-10% का जो अभी कॉपी दिखाई जा रही है ना, 10-10% का डिप आया नंबरों में। अब हो रहा है दुख, क्या करें। लेकिन वही है ना कि ठीक है, लाइफ है, चलती रहेगी। इम्पोर्टेंट है हमारा और बच्चे का रिश्ता। नंबर तो आने जाने कम ज्यादा जो भी है चलेंगे ही। लेकिन एक लंबे टाइम तक जब यही चीज चलती रहती है ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं रिलेशन बच्चों के साथ हमारा वैसा सही हो जाता है। उसको समय रहते संभालना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा अगर पढ़ाई में 19-20 हो, एडजस्ट कर लो, तो मतलब कोशिश करो फिर कि नहीं चिल्ला, है ना। तो यही है बस, थोड़ा सा, क्योंकि हम चिल्लाते तभी हैं जब हमारा काम ज्यादा होता है, टाइम कम है, सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम चिल्लम चिल्ली करते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो काम को कम कर दो, प्रेशर कम हो जाएगा, फिर आप चिल्लाना बंद कर दोगे। नेक्स्ट, आप जो क्वेश्चन स्किप करते हो उसका नाम ले लिया करो। चलो, दीदी मेरे हस्बैंड मुझे खुद का फोन टच भी नहीं करने देते, फोन लॉक करके रखते हैं, मुझ पर शक करते हैं, मेरा फोन चेक करते हैं। एक बार मैंने उनके फोन में काफी लड़कियों से चैट देखी है, क्या करूं। वही है ना, कहते नहीं, जो जैसा होता है वैसे ही दूसरों को समझता है। खुद चैट कर रहे हैं तो उनको लगता होगा तो आप भी चैट कर रही हो, लेकिन जब आप पे शक करें, कुछ कहें, तो कहना कि भाई फोन लॉक किसी ने कर रखा है। जो इधर उधर कहीं गलत हरकतें कर रहा होगा, फोन फ्री थोड़ी रखेगा, मेरा तो फोन फ्री है। इतना कह के छोड़ दो। नेक्स्ट, सुनीता जी मैं 44 ईयर की हूँ, जॉब छूट गई, अब हस्बैंड जाने नहीं दे रहे, घर पैसों की दिक्कत रहती है, ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, छोटी मोटी जॉब मिलती है। अगर घर में पैसों की दिक्कत है तो आप अपने हस्बैंड को तब तो कन्विंस कर सकती हो ना, कि अगर मुझे जॉब पे नहीं भेजना है तो पैसे ज्यादा ला के दो। नहीं तो चाहे छोटी मोटी मिल रही है तो फाइनेंशियली आप सपोर्ट ही कर रहे हो ना, तो सही है। कन्विंस करो उन्हें। हस्बैंड अगर जाने नहीं देते तो जाने दें। जब तक कहते रहो, जैसे बच्चे अपनी जिद करते हैं ना, जब तक पूरी नहीं हो जाती गाने गाते ही रहते हैं, सेम चीज। हेलो मैम, आपकी एडवाइस बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी कुछ चीजें आपसे शेयर करनी है, कैसे करूं। इन्हीं वीडियो पे कमेंट करिए, जैसे इनके क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आपके भी पढ़ूंगी। नेक्स्ट, आपने जो फेस मसाज बताया है उसे कितनी देर करें, मॉइस्चराइजर क्रीम से कर सकते हैं, और बड़ी हेल्प होगी अगर आप एक वीडियो सिर्फ फेस मसाज के पॉइंट के साथ बना दें तो। ठीक है, थैंक यू दी, आपने मेरा कमेंट लिया। चलो आगे। सुनीता जी नमस्ते, हम 3 भाई हैं। जमीन के पैसों से ससुर जी ने 10 कमरों का 2 फ्लोर का मकान बनाया, लेकिन अब जॉइंट में रहने से लड़ाइयां होती हैं, उनके लिए छोड़ दिया। अपने पैसों से पुराना घर ठीक करा रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं वो लोग इसमें भी हिस्सा ना आ जाएं। मौखिक तो छोड़ दिया, लेकिन उन पर विश्वास नहीं, इसलिए अपने ही बनने वाले घर के लिए अपनापन नहीं आ रहा। सास क्लियर नहीं कर रही, ससुर जी बड़े भाई नहीं रहे, मुझे क्या करना चाहिए। अब भैया, अब अलग बना रहे हो, जैसे भी हो, जब आपको लग रहा है ना कि इन पे विश्वास नहीं है, तो भले वो कह रहे हैं मौखिक की छोड़ दिया, आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लो, कागज में लिखा पढ़त करके करवा लो अलग। जहां इतना खर्चा हो रहा है, एक काम और सही, तो वो कम से कम आपके मन से ये वो भी हट जाएगा, और सही में भी एक कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा कलेश आगे तक का। क्योंकि हो सकता है आपका डर जायज है, तो कहीं ना कहीं ये बोलो कि अभी आराम से ही सब कुछ चल रहा है जैसे, तो भी कि नहीं भाई, मतलब सही रहेगा, करवा लेते हैं। ठीक है ना, तो करवा लो कागज की लिखा पढ़त में। दीदी मेरा सवाल ये है कि मेरी सास ने प्रेगनेंसी और डिलीवरी पोस्टमार्टम में बहुत परेशान किया। अब मुझे बोलती है दूसरा बच्चा कर लो, मुझे क्या जवाब देना चाहिए। या ऐसे भी बोली थी कि मेरे बेटे के साथ सोती है, शर्म नहीं आती। प्रेगनेंसी में डॉक्टर विजिट के लिए भी लड़ती थी, ना खाने पीने देती थी, डिलीवरी के टाइम भी हॉस्पिटल में भी लड़ रही थी, वही लड़ रही, बाद में भी सबसे झूठ बोलती थी, बच्चे को उठाने नहीं देती। तो अब इन्हें दूसरा बच्चा चाहिए, तो सीधा बोल दो ना कि भाई पहले वाला करके हम थक लिए,
हमसे ना हो पाएगा, है ना। और अगर ये वाला डायलॉग जो था ना, मुझे याद आ गया कि मेरे बेटे के साथ सोती है, क्योंकि भैया दोबारा सोना पड़ेगा दूसरे बच्चे के लिए, तो बिना सोए तो नहीं आएगा वो। लेकिन भाई साहब, क्रैक, कैसी कैसी साजें हैं, परेशान भी करना है फिर भी दूसरा कर ले, नमूने। दीदी मेरे इन लॉज मेरे पास रहते हैं, मैं वर्किंग हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, जेठानी गाँव में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, वर्किंग भी नहीं है, मेरे बेटे को कभी एक दिन भी नहीं बुलाती वो मेरे पास। मेरी सास उसके बच्चों को हर 15 दिन में या जब भी हॉलीडे हो बुला लेती है। काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सास कहती है बच्चों का क्या ही काम है। क्या करूं, साफ मना नहीं कर पा रही सास को कि यहाँ मत बुलाया करो। जेठानी को एहसान भी नहीं, मेरे पास फोन नहीं करती, बच्चों को भेजती है तब सास से ही बात करती है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा, एक बार कहना पड़ेगा, है ना। बस मैं समझ रही हूँ बच्चों के लिए वो ये कहते हुए अजीब सा लगता है ना, खुद भी कहना सामने वाला फायदा उठा रहा है, हम उसके नीचे लेवल तक हटें। अब लेकिन आपको एक बार कहना पड़ेगा कि भाई बच्चों का काम ही क्या है, तो छोड़ दो आप काम। सास को बोलो जब बच्चे आए तो आप ही बना दिया करो, मेरे वालों का भी आप ही बना दो, बच्चों का काम ही क्या है। एक दो बार काम बढ़ेगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगा बच्चों का काम क्या है। दूसरा वो वही है ना कि चक्कर वो है, आप गिनती में ही नहीं हो ये रहा है। आपको कोई गिनतियां मान नहीं रहा, वो अपनी सास के पास भेज रही है। सही बात ये है, जिठानी को तो इसलिए नहीं है आपका जो एहसान या गुण, क्योंकि हाँ भाई मेरे बच्चे वहां जा रहे हैं, वो आपके पास भेज ही नहीं, वो तो सास के पास भेज रही है। घूम फिर के काम आपका ही बढ़ रहा है, लेकिन ये है हिसाब। तो वो वही है, जब हमें कोई गिनती में नहीं मानता ना। मेरा स्टैंड तो तब ये होता है जब मेरा घर नहीं है, मैं कहीं गिनती में नहीं हूँ, मुझसे कोई पूछा नहीं रहा बच्चों के आने जाने से। तो जब बच्चे आएंगे तो चाहे भले मुझे बच्चों के नजरों में बुरा बनना पड़े, तो फिर मैं तो उन बच्चों को कुछ करूंगी नहीं। सीधी बात, जिसने बुलाया है, जिसके घर भेजा है, वो करे, खुद करे। नेक्स्ट। हाय दी, मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब है, उनकी सैलरी ₹50,000 है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी फीस 12,000 है। वहाँ एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट है, एक 6th में एक 7th में है। दी मुझे उनका स्कूल चेंज करवाना चाहिए, फीस ज्यादा होने के कारण। वह एक मीडियम स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। जी बिल्कुल, स्कूल अपनी गुंजाइश के हिसाब से चुनना चाहिए, और अगर टॉप फीस वाले स्कूल में भी हमारा बच्चा एवरेज ही है ना, तो इसका मतलब वो एवरेज वाले में भी चल ही जाएगा। अगर हमारा बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता तो वो फिर जब उसे बिल्कुल हाई सुविधाएं मिलती तो वो बिल्कुल रॉकेट की तरह कहीं का कहीं जाता। लेकिन अगर कोई बच्चा इतने महंगे स्कूल में भी नॉर्मली है ना, तो इसका मतलब वो नॉर्मल ही रहेगा। तो अगर आपकी हाथ टाइट है, आपकी गुंजाइश नहीं है, तो आप बेधड़क होकर उसका स्कूल बदलवा दो, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट। राधे राधे दी, मेरे सास ससुर हमारे लिए बहुत करते हैं पैसे के मामले में, पर उनको बातों को सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे साथ कभी ठीक तरह से बात नहीं करते। मैं जेठानी की वजह से मान दुखता है, कभी हमें भी बोलना पड़ जाता है, क्या इससे हमारे कर्म खराब होते हैं? प्लीज रिप्लाई में दीदी। देखो, मैं अभी महाभारत देख रही थी और मैं कृष्णा जी वाले पार्ट ना बड़े ध्यान से सुनती हूँ, मैं जितनी बार भी देखती हूँ। मैंने तीसरी या चौथी बार स्टार प्लस वाली महाभारत खत्म करी है। तो मैं यहाँ तो कुछ कर नहीं पा रही थी अभी पीछे 8-10 दिन से, लेकिन मैंने वो खत्म कर दी थी। 7 तारीख को लास्ट था बिग बॉस का भी और उसका भी, है ना। उसके बाद से मैं लगी हुई हूँ, अपने काम में लगी हुई हूँ, मतलब कहीं ना कहीं जो भी था खैर वो निकल गया। आई होप कि निकल गया, अब रेगुलर जाएंगी। तो क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो कर्म खराब वाली बात है ना, सीधी सी बात है, जो उसमें कान्हा जी कह रहे हैं या जो गीता के अनुसार कही गई है, आपके इंटेंशन हमेशा वो इम्पोर्टेंट है। आप किस इच्छा से वो काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो इच्छा सात्विक है, धर्म में है, सही है, तो उसके लिए जो आप काम कर रहे हो वो चाहे दिखने में अधर्म लगता हो, लेकिन वो फिर भी धर्म माना जाएगा। तो अगर हमारी कोई बैंड बजा रहा है, अब इसका प्रैक्टिकल में जो मेरे को समझ में आता है, ठीक है, हम किसी की कोई परेशानी का कारण नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी कोई हमें दुख पहुंचा रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारी बिना मतलब की बात है, मतलब खराब हमारे साथ कर रहा है चीजें। अब उसको शांत करने के लिए अगर हमें कुछ बोलना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन आत्मरक्षा है, हम उसको हानि नहीं पहुंचा रहे।
यही फर्क है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी से बात करके अगर उसका घर जैसे भी चल रहा है, मान लो उसके साथ गलत हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि वो ओवरलोड ले रही है काम का, या इतना काम करने के बाद भी अगली को सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे दिख रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन अगर उसकी लाइफ उसके हिसाब से ठीक है, वो खुश है अपनी लाइफ में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं हमेशा टोकने से बचती हूँ कि जैसे चल रही है, जिसकी चल रही है चलने दो, बढ़िया। क्योंकि अगर मैं उसके बिना टोके, बिना कहे उसको मैं बोलूंगी कि नहीं देख, तू इतना काम करते, तू इतना परेशान है, ये वो ऐसे कर वैसे कर, तो मेरी इंटेंशन क्या हुई उस टाइम पे? उसने तो मुझसे मदद नहीं मांगी, मैंने उसकी चलती चलाती गृहस्थी में बिना मतलब उसको ये चीजें दिमाग में डाल दी कि वो जो कर रही है वो कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर रही है, और अब वो जाके अपने घर में लड़ी या कुछ भी है, तो वहां मेरी इंटेंशन कैसी हो गई? गलत हो गई। वो कार्य किस श्रेणी में आएगा? फिर पाप में, जो मुझे समझ में आया। लेकिन अगर कोई कर रही है, सेम कंडीशन में है, अब वो आके मेरे से पूछती है कि सुनीता मतलब ये है यार, या हम तो परेशान हो गए, या समझ में नहीं आ रहा अब इस सिचुएशन से कैसे निकले यार, बड़े दुखी हो गए, इतना सारा काम करो उसके बाद भी इज्जत नहीं है। तब मैं अगर उसको मेंटली सॉर्टेड होने में मदद करती हूँ कि ये तुम्हारा काम ही नहीं है, या तुम चाहो तो मना कर सकती हो, तुम्हारा अधिकार है, अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेना, ये वो, और फिर वो उन बातों को सुन के वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है और अपना निकाल लेती है, और उसके बाद उसके ससुराल वालों का या सास का या जिसका भी है, थोड़ा बहुत मुंह बनता है। तो वहां मेरा जो काम है वो क्या हुआ? उसने, अगले ने मदद मांगी, मैंने उसकी मदद करी, और अल्टीमेटली एक जीवात्मा कहना चाहिए अपने ट्रू सेल्फ को पाने में सफल हो गई। तो वो काम किस में आया? पुण्य में आ गया। काम सेम था, लेकिन इंटेंशन वही है कि अगर दूसरे का भला करने के उद्देश्य से आप कुछ काम कर रहे हो, या आत्मरक्षा के उद्देश्य से कोई काम कर रहे हो, तो वो पुण्य। दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो पाप। अब ये बोलना पड़ जाता है, सीधी सी बात है, अगर हमने लड़ाई शुरू करी है, हमने कोई ऐसी चीज करी है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई है ना, और वो चीज गलत थी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी हमने करी, फिर हो रही है, तो हम गलत। लेकिन हम अपना सारा काम सही कर रहे हैं, जो टेक्निकल इशू मतलब जो भी, एक बहू होने के नाते या जिस भी रिश्ते में हम हैं, उस नाते से जो हमें करना चाहिए, हम अपना लाइन से सही जा रहे हैं। सामने वाला हमें बीन कर रहा है कि भाई ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, फिर वो हमारे साथ एक लिमिट क्रॉस कर गया बोलने की, फिर हमने पलट के जवाब दे दिया, तो उसमें हमारी गलती कहाँ है? हम तो अपना काम तरीके से ही कर रहे थे ना। तो इतना ज्यादा पाप वाप के चक्कर में ना पड़ो मत। सिंपल देख लो कि आपके मन में किसी के लिए भी कभी दुर्भावना ना आए कि मैं इसका ये बुरा कर दूं, इसको ये नुकसान पहुंचा दूं, नहीं। हमेशा बस अपने बारे में सोचो कि मैं अपना भला कैसे कर सकती हूँ, मेरी उन्नति कैसे होएगी, है ना। अपने आप बस ये ध्यान रखो कि मेरी वजह से भाई पर्पजली किसी को दुख ना पहुंचे। अब मैं मान लो, इसे एग्जाम्पल से समझो कि मान लो मैं बहुत तरक्की कर जाऊं, मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं, या मेरे बच्चे बहुत काबिल बन जाएं, अब उसको देख के कुछ लोग चिढ़ जाएं, जल जाएं, किसी को दुख हो जाए, वो रो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, इतना परेशान हो जाए, या बहुत ही दुखी हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, मान लो कुछ लोग ऐसे हों, तो अब उस दुख का कारण मैं थोड़ा ही हूँ, मैं तो सिंपल अपने रास्ते पे आगे जा रही हूँ ना। हम अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, अब उसको देख के कोई दुखी हो रहा है तो वो दुख हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो बस ये है, अपनी उन्नति के लिए काम करो, बस। अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमताओं का प्रयोग कभी भी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए ना करो, बस। लेकिन अगर आपकी कोई बैंड बजा रहा है तो बजाओ, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल पाप नहीं है। अब इसके मैंने काफी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, लेकिन काफी रात हो गई है, अभी इसके मैंने गिने हैं 19 प्रश्न रह गए हैं, तो इसका पार्ट 2 आएगा, उसके कमेंट ऑफ रहेंगे। फिलहाल आपको इनमें से कोई भी अपना क्वेश्चन जो भी पूछना हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसका कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो आप उसको क्लिप भी कर सकते हो, नीचे एक कैंची का निशान बना आता है, वहां से आप क्लिप भी कर सकते हो, और वो क्लिप जब शेयर करोगे ना कहीं पर भी अपने स्टेटस में या किसी को, तो वो एग्जैक्ट वही हिस्सा वहां पर प्ले हो जाता है। तो जैसे कई लोगों का आता है ना कि मैं इसके शॉर्ट बनाऊं, वो लोग टाइम स्टैम्प भी भेजते हैं, तो देखो शॉर्ट बनाने का तो मेरे पास नहीं हो पा रहा टाइम,
कैसे भी करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं पे वो पर्टिकुलर हिस्सा शेयर करना है तो इसमें क्लिप का ऑप्शन आता है, आप उससे कर सकते हो। इतना सा कट कर लो एंड देन आप उसको शेयर कर दो, लिंक आ जाता है उसका। फिर तो जिसको भी भेजोगे या जहां पर भी लगाओगे वो वही हिस्सा वीडियो का प्ले हो जाएगा, तो वो शॉर्ट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। फिलहाल अभी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।